हम बार बार दोबारा उसी चीज में आऊंगा, क्योंकि मणिपुर का बजट आज क्लब हुआ है। गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए और प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए। आपने जिस कानून का उल्लेख किया वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे के संदर्भ में है, लेकिन आपने अनुमति दी है कि मणिपुर के बजट को भी क्लब कर दिया है। तो इसीलिए मैंने मणिपुर के बजट में क्यों यहाँ पे आया है वो संदर्भ में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पर एक बात यह है अध्यक्ष महोदय, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, आप भी मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आज तय करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय आप है या अध्यक्ष महोदय निशिकांत दुबे है। ये आज तय करना चाहिए। How many times has the Prime Minister been abused in this house by them? And how many times he was not even allowed to speak in the house? They stood in the well and shouted. Will the honorable member Gaurav Gogoi apologize for the number of times they've called abusive names to the PM? Today he's ironing out all that. He's whitewashing all that. That's not allowed. I rise to speak on the demand for grants, as you have mentioned, for supplementary demand for grants, demand for excess grants, and the Manipur budget. Excuse me. हाउस को ऑर्डर में लाइए सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए सर। प्लीज बी सीटेड। माननीय सदस्य आप बैठिए, माननीय सदस्य आप प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए आप प्लीज आप बैठिए। माननीय सदस्य, यू आर सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस, प्लीज यू डोंट टॉक, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। प्लीज बी सीटेड ऑनरेबल मेंबर, प्लीज बी सीटेड, नो, प्लीज बी सीटेड, प्लीज। हेलो सभापति महोदय, मैं दोबारा प्रारंभ करता हूं। मैं दोबारा अभी से प्रारंभ करता हूं कि आज मैं खड़ा हूं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स और मणिपुर के बजट के संदर्भ में बोलने के लिए। जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का जो दूसरा बैच आया है उसमें लगभग 52 ग्रांट्स और 3 अप्रोप्रिएशंस हैं। कुल मिला के ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर लगभग 26,78,508 करोड़ का है। जो नेट एडिशनल स्पेंडिंग गवर्नमेंट का होगा वो लगभग ₹51,462 करोड़ का होगा। इसमें से लार्जेस्ट एलोकेशन डिफेंस पेंशन, कम्युनिकेशंस, फाइनेंस और एग्रीकल्चर स्कीम्स और फर्टिलाइजर सब्सिडीज पर है। सर, बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल हैं इन सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को मद्देनजर रखते हुए, मणिपुर के बजट को रखते हुए। मणिपुर के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर हैज टेबल्ड अ मणिपुर बजट एनविसाजिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹35,103 करोड़, जिसमें से सोशल सेक्टर आउटले जो है वो लगभग 9,520 करोड़ का है। डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स is related to the year 21-22, which has occurred in 2 grants, 2 appropriations amounting to ₹1,000. Sir, I hope the Parliamentary Affairs Minister will help us to conduct this discussion in a normal proceeding. Gaurav ji, go ahead, please. Sir, मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूं कि ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आए, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो विषय है देश के सामने वो बहुत गंभीर है। और बहुत अफसोस की बात यह है कि ये पूरा सरकार आज सिर्फ हेडलाइंस को कैसे नियंत्रित करे उस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। पूरा सरकार भाषणों पे ज्यादा निर्भर है। पूरा सरकार चाहता है कि पूरा देश उनके भाषणों, उनके इवेंट मैनेजमेंट, उनके हेडलाइंस पे ध्यान दे और वास्तविक जो स्थिति है उस पे उनका ध्यान न जाए। उसका प्रेम डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस अपोजिशन इज आपका नहीं, उधर आपका दिखे, पीछे बैठिए सब लोग। Noises coming from Treasury bench. Okay, both sides. Noises are coming from Treasury bench. We've been asking you to please restrain the Treasury bench. Please. I can hear the Treasury bench more than my colleagues. We are all hearing the Treasury bench. The House Congress Party is speaking. We are only hearing the Treasury bench till now. Okay, please go ahead. Okay, please go ahead. Please resolve your issue.
The example, I want to give the example of Manipur. मणिपुर सभापति महोदय 2000 आज से लगभग 21 महीने पहले जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया, उस नो कॉन्फिडेंस के मोशन में आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि शांति मणिपुर में निकट है, बहुत जल्द ही शांति आने वाली है। यह आज से 21 महीने की पहले की बात है। लेकिन आज हमने फरवरी 13, 2025 को क्या देखा कि आर्टिकल 356 मतलब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हो। सर, ये हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है और मैं चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद 2023 के नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव में स्वयं कहा कि शांति निकट है, मणिपुर में शांति आने ही वाली है, तो पहले प्रधानमंत्री हमको बताए कि राष्ट्रपति शासन लागू क्यों हुआ और प्रधानमंत्री हमको बताए कि वो आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। मणिपुर क्यों नहीं गए? एक मिनट, अभी सर मणिपुर का बजट अभी एक मिनट अभी एक मिनट मैं आपको एक मिनट, आप प्लीज बैठिए एक मिनट बैठिए। आपको मैंने कहा प्लीज बैठिए, आप कहना सब कहना, बैठिए, पहले बैठिए, एक मिनट बैठिए। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वह व्यापक चर्चा करें। अभी राष्ट्रपति अभिभाषण के विषय पर जब होगा, उस विषय पर भी चर्चा होगी, उस समय भी आप उस वक्त, तो अभी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बजट के परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा करें। जी, मणिपुर का बजट मणिपुर के विधानसभा में क्यों चर्चा नहीं हो रहा? और आज भी विधानसभा की स्थिति क्या है? चंदन जी, आज भी विधानसभा की स्थिति क्या है? आज वहां पे हमको पता है कि स्टेट असेंबली डिसॉल्व हुआ है या स्टेट असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में है। हम तो चाहते हैं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा में भाग ले और हमें बताए कि विधानसभा की स्थिति क्या है। गृह मंत्री को आज मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन हुआ है उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और मैं आदरणीय गृह मंत्री से आवेदन करता हूं कि आज जो मणिपुर में उनकी जो विफलता हुई है उसके संदर्भ में अपना राजधर्म पालन करें, अपना राजधर्म पालन करें। जब आज से 2 साल पहले, अभी वित्त मंत्री, आज से 2 साल, मैं आपको देख के वो बोल रहा हूँ, आज से 2 साल पहले बताओ, वो विषय है जब बताना उनको। आज से 2 साल पहले जब मणिपुर में अशांति का वातावरण हुआ था तो गृह मंत्री वहां जाके बोले कि मैं जल्द वापस आऊंगा, मैं जल्द वापस आऊंगा। उन्होंने कहा था, आप रिकॉर्ड पूछ लीजिए। 2 साल हो गए, गृह मंत्री भी नहीं गए वहां पर। सर, इसीलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेवारी ले, प्रधानमंत्री वहां पे जाए। बंदूक के दम पर उत्तर पूर्वांचल में शांति नहीं आएगी सर। बंदूक के दम पर, पुलिस पेट्रोलिंग के दम पर मणिपुर में शांति नहीं आएगी। अगर वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को बोलने दो। वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को सुनने का धैर्य आपके पास होना चाहिए। उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं क्या है, उनके मन में भय क्या है, उनके मन में डर क्या है, उसकी सुनने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। सर, ये बार बार अगर ऐसे सदन चलेगा सर, ये ऐसे सदन चलेगा सर, ऐसे सर वोटो उठा रहे हैं ना अभी तक। ये सर आप अलाउ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत गलत है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मणिपुर एक संवेदनशील मामला है, संवेदनशील मामला है। संदर्भ में आज मणिपुर की बजट यहाँ पे हो रहा कहता है कि डिबेट ऑन सप्लीमेंट्री ग्रांट्स केवल सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर भी होगा। ये हाउस रूल एंड रेगुलेशन से चलेगा, चिल्लाने से नहीं होगा सर। कांग्रेस वाले चिल्लाकर मुंह बंद नहीं कर सकते। ये रूल कहता है, रूल ये कहता है कि आप केवल सप्लीमेंट्री। आप डिस्टर्बेंस मत, प्लीज बैठे। चिल्लाने से मेरा मुंह बंद नहीं होगा।
मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। ये रूल है, ये संविधान है, ये देश संविधान से चलेगा, ये हाउस संविधान से चलेगा। आप जो है, आप केवल बजट पर बात करो, आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर बात करो। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हो स्पीकर सर, और ये चिल्ला नहीं सकते। ये सर यही रूल कहता है, स्कोप यही है सर, इससे आगे नहीं है, और ये चिल्ला कर बंद नहीं कर सकते मुंह। आप भी बेटे, आप भी अभी एक आप सुनिए, एक मिनट, आप भी बेटे, आप भी एक, हाँ मैं आपको वो कट आपका कट कर, हाँ मैं टाइम दूंगा आपको। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है, और 216 अनुपूरक अनुदानों पर वाद विवाद केवल उन मदों तक सीमित होगा जिसमें बने हो और चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने, उनको स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो, उस सीमा तक मूल अनुदानों पर उससे संबंधित नीति पर चर्चा होगी। ये मेरा आग्रह आपसे। हाँ चालू हो जाएगा, आप शुरू करें। अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय का, आपका मौका नहीं, हम आपके निर्णय का अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय का हम सम्मान करते हैं। आपने जिस कानून का उल्लेख किया वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे के संदर्भ में है, लेकिन आपने अनुमति दी है कि मणिपुर के बजट को भी क्लब कर दिया है, तो इसीलिए मैंने मणिपुर के बजट में क्यों यहाँ पे आया है वो संदर्भ में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पर एक बात यह है अध्यक्ष महोदय, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, आप भी मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आज तय करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय आप है या अध्यक्ष महोदय निशिकांत दुबे, ये आज तय करना चाहिए, क्योंकि आप हैं सर, आप हैं सर, आप पूरा सुन रहे हैं, ये अब तय होना चाहिए कौन है सर, तय होना चाहिए। क्यों आज सर, आज हम ये जानना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय के आज वहां पे आर्टिकल 174(1) जो संविधान का है उसका उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 171 एक मिनट, मैं आपको सम्मान कर रहा हूं, उनको क्यों धक्के माननीय सदस्य, मैं आपको सम्मान करता हूं, आई रिकॉग्नाइज यू। माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट, माननीय सदस्यगण प्लीज एक मिनट प्लीज। मैंने उनको एक मिनट बेटे मैंने उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की परमिशन दी थी। जब वो बोले, मैं आपसे नियमों के तहत अपेक्षा कर रहा हूं, बाकी तो सदन में बोल सकते हैं, लेकिन ये अपेक्षा रहती है कि नियमों के तहत बोले। बोलिए अध्यक्ष महोदय, आप सर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आपको मैं इजाजत दूं? नो, अभी मैंने इजाजत नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि उत्तर पूर्वांचल एक संवेदनशील क्षेत्र है, भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, लोगों की संवेदनाएं वहां पे हैं। आपने पिछले 2.5 साल से बंदूक के दम पर शांति लाने की कोशिश की है, आप विफल रहे हैं। ये बंदूक के दम पर शांति लाना, ये व्यवस्था बंद करिए, मणिपुर के लोगों के साथ बात करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में जाएं, लोगों की क्या मन में क्या भय है उसको सुने। एक राजनीतिक रूप से ही मणिपुर में शांति आ सकता है, हम सकारात्मक रूप से यहाँ पे आप सुझाव दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सर, जब भी कोई मुद्दा महत्वपूर्ण देश का आता है, आप हाल ही में मत करिए, आप देखिए, ठीक है, आप एक मिनट प्रधानमंत्री मोदी जी से हम और अपेक्षा करते हैं, एक मिनट शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। माननीय जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहले भी सदन के अंदर चलते सदन में पूर्व के प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं सदन को सूचित करते हैं, मुझे सूचित करते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी हमेशा सदन को सूचित करके ही जाते हैं। महोदय, टिप्पणी करें जो ठीक नहीं है।
हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, आप अपने विषय पे बोलो ना। लेकिन इसमें जब हम वर्तमान प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं तो बार बार पूर्व प्रधानमंत्री पे ये लोग अपमानजनक शब्द क्यों करते हैं और उनके बातें रिकॉर्ड पे क्यों आते हैं, इसका भी आप बाद में सोचिए सर। हम सभी प्रधानमंत्री वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान करते हैं, लेकिन जब भी ट्रेजरी बेंच से अपमानजनक शब्दों का व्यवहार होता है बार बार रिकॉर्ड पे आता है सर, और हमारे तो रिकॉर्ड में रहेगा पता नहीं सर, कल पता चले। लेकिन जहां पर एक मिनट वित्त मंत्री कुछ बोलिए। मैम Sir, yes. हाँ, एक मिनट बोल You लेने said something very profound. You said something very profound. You said something very, very profound. I'd like to add to it. Sir, with due respects, it was music to my ears to hear a leading member of the opposition party say that they samman karte hain Pradhan Mantri ji ko. And quickly to add, when Treasury talks about previous prime ministers, they speak not in samman janak language. How many times has the Prime Minister been abused in this House by them? And how many times he was not even allowed to speak in the House? They stood in the well and shouted. Will the Honorable Member Tarun Gogoi, his son, Gaurav Gogoi, apologize for the number of times they've called abusive names to the PM? Today he's ironing out all that. He's whitewashing all that. That's not allowed. He should have the grace. He should have the grace to admit that they have abused the Prime Minister. It was wrong and they shall not do it again. Through you, Honorable Speaker, through you, I request the Finance Minister to read the speech of the Prime Minister during the last session. His entire speech was abusing former Prime Ministers. I have written a letter to you putting on record a number of times he has abused the chair of the former Prime Ministers. So please before pointing fingers, अपने घर में खुद जाके. If it is this very clearly that I have to read the speech, Honorable Finance, I do not expect you. What is this? Honorable, what is this going on? You should not have the patience to listen. Have the patience to listen. You should have the patience to listen. You read through the speech. Have the patience. Look at the way in which all of them are shouting. Now, Look at the way in which all of them are shouting. have the patience. Right? What Gogoi said is wrong? Gogoi said is wrong? Is that what they're saying? Is that what they're saying? If Gogoi had the large-heartedness to say that we should not abuse anybody, what's going on? So that shows the आप attitude of विषय the में Congress बोलिए party. ना। गौरव जी, आप बजट पे भी तो कुछ बोले हैं। आप मैं आगे बढ़ूं सर? आप तो विषय पर मैं नहीं बोल रहे हैं। आगे बढ़ना चाहता हूं। यही आपका स्ट्रेटेजी है। यही स्ट्रेटेजी है आपका, सुनने की ताकत नहीं है। दोबारा ये देखिए, यही है, यही स्ट्रेटेजी है, ये है सर। बार Started with a good spirit to say that we should respect the Prime Minister. None of them will agree. They don't want to agree. I'll get up every number of times that when an honorable member says you respect the Prime Minister, and that should be the attitude there. No, that member is honorable enough, but not the rest. अध्यक्ष महोदय, इधर अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय बीच में बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ओके अध्यक्ष महोदय, मैं बात इसलिए उठाया हूं क्योंकि आज हमारे देश के सामने हम प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ्स को लेके जो चर्चा हो चुका है उसमें भारत ने कबूल कर दिया है कि टैरिफ घटेगा। ये टैरिफ कहाँ आ गया बीच में इस बिल में? सर टैरिफ क्यों आया मैं बताता हूं। मैं टैरिफ क्यों आता, अध्यक्ष महोदय मैं आपको आपका प्रश्न में को उत्तर देता हूं।
ये टैरिफ इसलिए आता है क्योंकि ये टैरिफ हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे जेम्स और ज्वेलरी के साथ जुड़ा है, ये टैरिफ हमारे स्टील नट्स के साथ जुड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये टैरिफ हमारे किसानों के साथ जुड़ा है। हमारे किसानों को बचाना है सर, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने कौन से सब्जेक्ट्स पर अब टैरिफ घटाने की बात उन्होंने अमेरिका को सूची किया है। और ये बात तो सर मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स मंत्रालय को भी पता होगा, क्योंकि बहुत से चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत उनका पर्सनल मैटर होता है, वो व्यक्तिगत रूप से वो बातचीत करते हैं देश के पक्ष में। नहीं है, अब बैठिए आप देखिए अनपार्लियामेंट्री क्या बोल रहे हैं सर? पार्लियामेंट का, लेकिन जो विषय है जिस पर डिबेट हो रही है उस पर बात करेंगे ना आप पॉलिटिकल बात करेंगे क्या? ये राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा है क्या? बजट पर चर्चा है तो करो आप, ये तो तरीका ठीक नहीं है ना, आप उपनेता हैं। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। आप बजट पर करें, सप्लीमेंट्री ग्रांट पर करें, मणिपुर की सप्लीमेंट्री ग्रांट पर करें। हाँ, माइक बंद हो जाएगा ऐसे सर, हमें तो। किसानों की बात करनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो काम करते हैं वो बात करनी है, टेक्सटाइल्स के सेक्टर में जिन लोगों की रोजगार मिलती है उसकी बात करनी है। तो सर उसके हित में हम बोल रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में टैरिफ घटा है, ये बात हमें प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं, क्योंकि बहुत से मामलों पर वो व्यक्तिगत रूप से करते हैं निगोशिएट। राफेल के मामलों में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने निगोशिएट किया, तो इसमें भी हम जानना चाहते हैं कि कौन से विषयों पर भारत टैरिफ घटाएगा। और ये भी हम जानना चाहते हैं, क्या भारत ने सोचा है कि हम अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे? क्या भारत ने ये सोचा है? देखिए माननीय सदस्य, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे टोकना पड़ेगा। सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, 2-6 में क्लियर नियम प्रक्रिया है। मैं आपको बार बार आग्रह कर रहा हूं और बार बार विषय को डाइवर्ट करते हैं और आप फिर कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया। सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। बोलिए, लेकिन सर कॉमर्स मंत्रालय से है सर, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानना चाहता है सर। क्या जानना चाहता है? आप 15 से 19 जो इस पे बोले ना, टैरिफ को लेके पूरा देश चिंतित है सर। हाँ। ट्रेड डेफिसिट को लेके पूरा देश चिंतित है सर। हम पूरा देश लास्ट बार आप अगर इधर उधर बोलेंगे तो मुझे दूसरे वक्तों को बुलाना पड़ेगा। क्लियर कट बात है, आप बोलिए सर। पूरा देश देख रहे हैं सर। हाँ ठीक है, सदन तेरा देश देख रहा है। नियमों से चलेगा, नहीं चले नियमों से चलेगा। सदन पूरा देश देख रहा है। नियमों से चलना है, बोलिए तो ठीक। सदन पूरा देश नहीं बोलने देंगे सर। बार बार ऐसे उदाहरण आते हैं, बार और आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। बार ऐसे उदाहरण आते हैं कि सरकार एक कदम लेती है और फिर 2 कदम पीछे जाती है। उसका एक और उदाहरण है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ये सरकार ने 2015 में लाए। 2015 में ये सरकार ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इन्होंने शुरुआत की, और अभी हाल की बजट में जब इनका पूरा ये स्कीम फियास्को हो गया, पूरा स्कीम फ्लॉप हो गया, अब ये स्कीम को बंद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मंशा ये था कि बाहर से जो गोल्ड का इंपोर्ट आता है वो घटना चाहिए। इनका प्रेस रिलीज में यही सरकार का ये था जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आया। अब मैं जानना चाहता हूं आदरणीय वित्त मंत्री से कि सॉवरेन गोल्ड इंपोर्ट्स सिंस 2016 is it gone up or has it gone down? Which one of your objectives of the sovereign gold bond scheme have you achieved? We want to know. You got the sovereign gold bond scheme thinking that government borrowings, it will help government borrowings. But now your liabilities are such that even in this budget you have to pay around 8,900 crores, and in a few years from now the government liabilities has exceeded by 930%, and you have to pay close to 1 lakh crores, and that is why close to 67 tranches of sovereign gold bond payments have been withheld by this government. And this shows, again, that in this government they only care about headlines, they only care about speeches, they only care about optics. They don't know what is happening on the ground. They don't know what is happening on the ground.
अब बात आती है जीएसटी की। जीएसटी बोल सकते हैं ना सर? अभी वित्त मंत्री ने दोबारा कहा कि मैम प्लीज हैव द पेशेंस मैम, you can say all of this in your reply, ma'am. Please, on all of, ma'am, you hear your speakers also. You hear when your speakers come, you tell them also the same thing. Please tell them the same thing. Please tell them the same thing. Now, I'm telling, if I'm saying anything which is not related to finance economy, you tell. Now in GST, caramel popcorn alag, non-caramel popcorn alag. Now GST में सर फॉर्मर चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इन्हीं के सरकार के टाइम में फॉर्मर चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि सिर्फ रेट कट से नहीं होगा, आपको जीएसटी स्ट्रक्चर में सुधार लाना है। लगभग 100 रेट है, इतने सारे सेसेस है, मल्टीपल टैक्स स्लैब्स है। आज तो सर आप हैरान होंगे ये जानने पर, आज मंदिर पर भी जीएसटी है। जो सरकार धर्म को लेके आज वो लोग बीच में जाती है, देश के बीच में, आज उन्होंने कुछ वर्षों से पहले मंदिरों पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउटमेंट्स पे आते हैं। और एक स्कूल पेंसिल पे भी, एक स्टेशनरी पे भी, यूनिफॉर्म पर भी इनका जीएसटी है। और जीएसटी, मैडम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जीएसटी हैज बिकम द न्यू टूल फॉर ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन एंड इवेजन। जीएसटी रेट has become the new architecture for harassment, and evasion has also become easy. Evasion has increased from 2023. In 2023, evasion of GST has doubled to 2 lakh crores. अब इन्होंने एक और harassment का टूल निकाल रहे हैं, वो है इनकम टैक्स बिल में, जो फिलहाल कमिटी में है। लेकिन इनकम टैक्स बिल में एक प्रावधान है कि आज एक इनकम टैक्स का ऑफिसर आपके मोबाइल फोन में, आपके कंप्यूटर में पूरा वो चीजें देख सकता है, पूरा सोशल मीडिया आपको देख सकता है। इतना ताकत जो हमारे सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में नहीं है, इतना ताकत जो डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में नहीं है, उतना ताकत आज ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स को देना चाहते हैं। और इनका क्या मंशा है हमको सब पता है। इनकम टैक्स इज जस्ट द वे दे आर यूजिंग इट इज हरासिंग पीपल, हरासिंग शॉपकीपर्स, harassing small traders, harassing small businessmen, and आज यही आज लोगों के बीच में चिंता है। धन्यवाद सर। तो एक और उदाहरण देता हूं सर कि क्यों ये भाषण पे कितना ये निर्भर है, और इनके भाषण जमीन से इनका कोई ताल्लुकात नहीं। भाषण में बोला कि सर कि मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% बनाना है। कभी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कभी पीएलआई की बात करते हैं, कभी शेयर दिखाते हैं। हाँ, हेडलाइन उन्होंने मैनेज किया सर। जो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें तो हेडलाइन मैनेज हो गया। उसमें इंडिया का रैंक 2014 में 142 था, वो 2019 में जाके 63 आपने इंप्रूव किया। माना ये रैंकिंग आपने कर दिया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का वास्तविक स्थिति क्या है कि देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन द वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी। इन 2010 मैन्युफैक्चरिंग वाज 17% ऑफ द जीडीपी, टुडे इट हैज ड्रॉप टू 12.9%। ये है वास्तविक स्थिति। इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मैनेज करने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग आज घटा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आज घटा है। आज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कहां पे होना चाहिए सर? उन क्षेत्रों में, उन सेक्टरों में जहां पे हमारे लोगों को मजदूरी मिलती है, रोजगार मिलता है। वो सेक्टर्स क्या हैं? वो सेक्टर्स है एपरल, लेदर, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स, वुड, पेपर। बट यहाँ पे जिस प्रकार से सहायता होनी चाहिए नहीं मिल रही। यहाँ पे जिस प्रकार से ग्रॉस वैल्यू एडिशन ग्रोथ होना चाहिए नहीं हो रहा है। वास्तविक में क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े कंपनी आते हैं, उनको जहां जहां निवेश करना होता है, उनको जहां जहां अपना प्रॉफिट बढ़ाना होता है, उन जगह में पीएलआई स्कीम्स और विभिन्न प्रकार के सरकारी की तरफ से उनको समर्थन मिलता है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग की स्थिति बहुत ही कमजोर है। इसीलिए हो क्या रहा है सर? पलायन हो रहा है देश में। आप देख रहे हैं सर, बहुत मुझे भी दुख होता है, पलायन हो रहा है और हर वर्ग में पलायन हो रहा है। आज हमारे बच्चे, आपने देखा होगा कि कोविड के समय, रशिया यूक्रेन के समय, आज शिक्षा के लिए भी कम पैसों में उनकी शिक्षा मिले, आज वो चीन जा रहे हैं।
आज वो यूक्रेन जा रहे, ये पलायन है। आज हमारा जवान सर, जवान वो अग्निवीर में नहीं, वो रशिया यूक्रेन में जाके वहां के युद्ध में वो भाग ले रहा है ताकि उसको थोड़ा पगार मिले, ताकि अपने वो घर में थोड़ा पैसे भेज पाए। आज हमारा सर, आज हमारा जो मध्यम, आज जो हमारे शिक्षा के लिए सर, आप कभी पूछे सरकार के बड़े बड़े जो अफसर भी हैं, उनके बेटे बेटियां भी आज उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि आज मजदूर जिसको सपना दिखाया था कि आपको हर साल 2 करोड़ की नौकरी मिलेगी, वो अपना जमीन बेचकर आज वो अमेरिका जाता है। अमेरिका सरकार उसको पकड़ती है और बेड़ियों में, हाथ और पैर को बेड़ियों में पकड़कर आज उसको वापस आना पड़ता है, बेड़ियों में। आज हमारा निवेशक भी भारत छोड़ के बाहर जा रहा है। 2024 में एक मिनट, मैं आपको, आप नेता हैं, वरिष्ठ हैं, ये जो सारे विषय बोल रहे हो वो कई अनुदानों की मांगों पर है क्या? आप बजट पर बोलो, फाइनेंस बिल पर बोलो, टैक्सेज पॉलिसी पर बोलो, आप वरिष्ठ नेता हैं। सर, जब उनके तरफ भी आएगा देखना, सुनिएगा सर, जब उनका भी आएगा तब भी सुनिएगा, जवाब तो देना पड़ेगा, तब भी आप सुनिएगा सर। अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना कुछ करने के बाद भी आज प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी भाग रहे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स में भी पलायन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो भी पलायन, मजदूर पलायन, किसान भी आज पंजाब का किसान आज कनाडा में जाके खेती कर रहा है, लेबर जाके मिडिल ईस्ट में है, छात्र जाके यूक्रेन और चाइना में है। अनुदान की तो सर ये है वास्तविक स्थिति। नो प्लीज पिछले मुझे लगता है मुझे दूसरे वक्ता को बुलाना है, आप अनुदानों की मांगों पढ़ के नहीं आए। वो तो आपका निर्णय है सर। नहीं तो अनुदानों की मांगों बोलो, वो आपका निर्णय है सर, आपको वो आपका निर्णय है, आपका सब वो आपका निर्णय है सर, वो आपका, हम निर्णय का आपका सम्मान। Private investors pulled out maximum funds in 2024 as they sold 27.9 billion by 224 exits. And the main reason, all economic experts यही कह रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट क्यों रहा है। सरकार ने कितना कुछ दिया प्राइवेट कंपनियों को, उनका लोन माफ कर दिया, उनका कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया, लैंड उनको दे रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट समिट दे रहे हैं। उसके बावजूद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट क्यों रहा है, रोजगार बढ़ क्यों नहीं रहा है? उसका कारण एक ही है कि वीक कंजम्पशन, वीक डिमांड। जब पेट पे लात पड़ती है, जब हर चीज पे जीएसटी लगती है, जब महंगाई पूरे महीने के बजट को खा जाती है, तो ये ग्राहक, आम आदमी क्या खरीदेगा, बाजार से क्या खरीदेगा? और ये खरीद जो नहीं हो रही, उसके कारण आज निवेश घट रहा है। सर, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज आप यहाँ पे ये सरकार भाषण और ये हेडलाइन मैनेजमेंट में ये अपने पार्टी के मंच पे ये बात करें, लेकिन सदन के अंदर देश के सामने देश की जो वास्तविक स्थिति है उस पर आप बात रखें। आज सर इनफॉर्मल सेक्टर भी बढ़ रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर जहां पे हमारे 85% जो हमारे लेबर आज इनफॉर्मल सेक्टर में है, आज वो इनफॉर्मल सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग की जगह नहीं है। वो इनफॉर्मल सेक्टर भी आज क्या बजट पे चर्चा की तैयारी कर रहे हैं? राजस्थान की बात कर रहा हूँ सर। आपके कोटा क्षेत्र में बहुत इनफॉर्मल सेक्टर है सर। कोटा में कभी जाइए, उनकी बात कर रहा हूँ सर। तो वहां पे इनफॉर्मल सेक्टर वो भी बोल रहे हैं कि उनको ढाबा में काम करने के अलावा और कुछ नहीं चारा मिल रहा, होटल में टेबल साफ करने के अलावा कुछ नहीं चारा मिल रहा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको अवसर नहीं मिल रहा। The share of manufacturing sector in the total number of informal enterprises fell from 31% in 2015 to 27.4% in 23-24। सवाल बस इतना है, कहां गया मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया क्या काम कर रहा है? मेक इन इंडिया से आपने मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़ा पाए हैं, ना मेक इन इंडिया से आप इनफॉर्मल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ा पाए हैं, ना मेक इन इंडिया से आपने लोगों को और रोजगार देने की बात की है। तो सर गौरव जी, कुछ अनुदानों की मांगों पर बोल लो। बस डिफेंस पे आता हूं सर। आपने ठीक कहा, डिफेंस पेंशन पे डिफेंस सर, यहाँ पे अध्यक्ष महोदय कुछ तो बोला नहीं मैंने, नियम वही है। आप उनको अनुमति क्यों दे रहे हैं सर? अध्यक्ष महोदय आपने उनको अनुमति दे रहे हैं? आपने अभी मुझे सुझाव दिया है। आपने अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने दिया है, तो मुझे मेरी बात को सुनिए। खत्म कर दिया आप। तो यहाँ पे अध्यक्ष महोदय ये जो नया जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आया है, इस पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात की।
पूरे हर देश में सरकारी कर्मचारी कह रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, हमको पुराना पेंशन स्कीम लाइए। उनकी मांग आज हम सदन के अंदर रख रहे हैं। आज डिफेंस पेंशन, आज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात करें, डिफेंस पेंशन का उल्लेख किया गया है, लेकिन डिफेंस पेंशन भी, आज डिफेंस का व्यक्ति भी ये कह रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो मात्र 25% है। डिफेंस का टोटल बजट जो आज है अराउंड $79 बिलियन है, जबकि चीन जैसा एक जो देश है, तुलना के तौर पे कह रहा हूं, लगभग $256 बिलियन उनका इन्वेस्टमेंट है। हर दुनिया के हर कोने में विभिन्न देश अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं, यूके में बढ़ा रहे हैं, जर्मनी में बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में मात्र 4% रहा है डिफेंस बजट। तो इसीलिए ये अग्निवीर और डिफेंस के पेंशन बजट को ये जो अकाउंटिंग जो करना चाहते हैं, इसको आप परे रखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज मत बनाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के नजर से मत देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी से देखिए। तो सर, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, आपने बहुत हमें समय दिया है। आपने ये भी देखा कि बहुत से समय सत्ता पक्ष के लोगों ने भी लिया है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे साथ नाइंसाफी ना हो, हमारे पार्टी को पर्याप्त हमें समय मिले। हम बार बार दोबारा उसी चीज में आऊंगा, क्योंकि मणिपुर का बजट आज क्लब हुआ है। गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए और प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं